कॉइनबेस अभी काफी हीट में है और इसकी क्या कहानी लिखी जाती है तय करेगा कि क्रिप्टो करेंसी और डीफाई का इस्तेमाल मैं और आप किस तरह से करेंगे अपने फाइनेंसेस के लिए। डीफाई अगर प्रचलित होता है तो ये एक औसतन कंज्यूमर के लिए इसका मतलब है कि हमारे पैसों पे हमारा नियंत्रण होगा, वो पैसा जो अभी बैंक्स के पास जा रहा है, पर ऐसा लगता है कि ये अभी जोखिम में है। तो आइए जानते हैं कि कॉइनबेस के साथ क्या हुआ और हम पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। और अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो मुझे किसी विषय के बारे में गहराई से बात करता देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप पेट्रियन में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं तो यही मौका है। मुझे इसको और बड़ा करने में मदद मिली है और मैं थोड़े और स्पॉट्स खोल पाया हूँ। तो अगर आप और स्पॉट्स खोलने का इंतजार कर रहे थे और मेरे बाय अलर्ट्स और भी ज्यादा कंटेंट को पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं इससे पहले कि वो फिर से बढ़ जाए। तो अब कहानी ये है, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कॉइनबेस के सीईओ, उन्होंने लगातार कुछ ट्वीट्स भेजे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कॉइनबेस को SEC इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके लैंड प्लेटफॉर्म के लिए जिसे वो जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। इस पे उनके कुछ 20 ट्वीट्स थे। बड़ी क्रेजी स्ट्रैटेजी है पर हम देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ता है। तो लैंड प्रोग्राम का आइडिया एक हायर इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट का है। ये एग्जैक्टली एक सेविंग अकाउंट नहीं है पर उसके जैसा है, जहां उपयोगकर्ता अपनी सेविंग्स को USDC, एक US स्टेबल कॉइन, एक स्टेबल कॉइन एक US डॉलर जैसा होता है और ये हमेशा $1 ही होता है। यूजर 4% सालाना पाते हैं अपने कैश को कॉइनबेस में स्टोर करने के बदले। तो अब 4% ज्यादा नहीं है पर मात्र वो 4% असलियत में 100 गुना ज्यादा है औसतन यील्ड से जो बैंक पे करते हैं। तो इसमें काफी अंतर है उनके लिए जिनका कैश सेविंग्स अकाउंट में बैठा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है ऐसे यूजर्स के लिए जो और कैश कमाना चाहते हैं बिना निवेश किए। और क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन्स का FDI इंश्योरेंस नहीं होता है तो वो 4% के लिए थोड़ा और जोखिम है पर इतना नहीं। तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और कॉइनबेस अपना लैंड प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था और SEC आ गई और उन्होंने कहा नहीं, अपने घोड़े को थामो बको, तुम अभी ये नहीं कर सकते। ये लैंड प्रोग्राम एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है और आप ऑथराइज नहीं है। कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पर कॉइनबेस को मैसेज मिलता है और वो बोलते हैं 1 मिनट रुको, ये सिक्योरिटी कैसे है, हमें दिखाओ कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम ये लैंड प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कॉइनबेस ऐसा नहीं कर सकता। SEC नहीं बता सकती कि ये गैर कानूनी है क्योंकि ये है ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी एक्ट का ज्यादातर हिस्सा 1933 में लिखा गया था, 80 साल पहले, जब क्रिप्टो के बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो लॉज समय के साथ नहीं बदले हैं। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इनकी तरफ उंगली कर सके। और उसके ऊपर कॉइनबेस ऐसी पहली US कंपनी नहीं है जो ये सुविधा प्रदान करती है। जेमिनाई करती है अपने अर्न प्रोग्राम से, KuCoin करती है और अच्छे दर पर। क्रिप्टो लेंडिंग बहुत ही कॉमन है और कॉइनबेस एक बहुत बड़ी कंपनी है तो ये जंग उन्हें ही लड़नी पड़ेगी रेगुलेटरीज के खिलाफ। सारी नजरें उन पर हैं और ये ही SEC चाहती है। तो कोर्ट में जाने पर दोनों साइड से वकील बहस करेंगे और फैसला किया जाएगा SEC के लिए बिना उनके कुछ काम किए। और इस मेथड का नाम दिया गया है जिसमें नए कानून बनाए जाते हैं लिटिगेशन द्वारा। और काफी बहस चलती है कि ये संवैधानिक है या नहीं, पर ये बहुत कॉमन है। और फिर कॉइनबेस नहीं चाहता कि ये इन सब लेजिस्लेटिव चीजों से गुजरे। और इससे मेरे दिमाग में ढेरों सवाल आए कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी क्या है इनके इंस्टेंस में। अब इसको पढ़ते हुए मेरे दिमाग में और भी सवाल उठे, लाखों सवाल उठे, जैसे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी क्या है, बैंक्स इसमें किस तरह से शामिल है, क्या SEC के पास इस मामले में कोई पावर है, और भी कई सवाल। और इस कंफ्यूजन की वजह से मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से रिसर्च करने की ठानी ताकि हमें और डिटेल में पता चले कि हम आगे भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे मिल गया है। तो आइए जानते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। आपको लगेगा कि ये आसान है, अनफॉर्चुनेटली ये खुद भी एक आसान सवाल नहीं है। एक सिक्योरिटी इनमें से कोई सी भी चीजें हो सकती हैं। तो ज्यादातर बेहतर सवाल होगा कि एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी क्या है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं और इसका पता लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक 4 पार्ट टेस्ट से गुजरता है जिसे हावी टेस्ट कहा जाता है। एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन सारे 4 मानकों से गुजरना होता है। इनको समझने के लिए चलिए मेरे iPad की तरफ चलते हैं जहां मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। आइए जानते हैं हावी टेस्ट के बारे में और कैसे हम उसे कॉइनबेस से जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इनको ये 4 मानकों से गुजरना पड़ता है। पहले ये इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी होना चाहिए। दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट जो कि मुनाफे की उम्मीद है, और अब ये यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तीसरा है एक कॉमन एंटरप्राइज जिसका मतलब है कि कंपनी और निवेशक एक साथ चलते हैं। मतलब अगर कंपनी को मुनाफा होता है मतलब आपको मुनाफा होता है, अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान होता है। और चौथा है किसी प्रमोटर या तीसरी पार्टी की कोशिशों से। तो अब इसका बेसिक मतलब है क्या रिटर्न कुछ हद तक परिणाम है कंपनी या उसके मैनेजोरियल कोशिशों का।
अब ये यहाँ और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये यहाँ विजुअलाइज्ड है 4 भागों में: सिग्निफिकेंट मैनेजरियल एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, अ कॉमन एंटरप्राइज और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। और मैं यहाँ एक छोटा सा धन्यवाद देना चाहूंगा निक ग्रॉसमैन के ब्लॉग का, जिन्होंने मेरी मदद करी है समझने में। अगर इन चारों मानकों में से कोई भी एक हिट नहीं होता है तो ये एक सिक्योरिटी नहीं होता। तो पहला है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी क्या नहीं है? गिफ्ट्स, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स, मुफ्त क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स, कुछ भी ऐसी चीज जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी नहीं कहलाया जाएगा। अगला है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ऐसा क्या है जिससे आपको मुनाफे की उम्मीद नहीं होगी? ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप खरीदते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिलने वाला। तीसरा, एक कॉमन एंटरप्राइज। अब ये कलेक्टेबल्स हो सकते हैं, एनएफटीज, बेसबॉल कार्ड्स, पेट रॉक्स, कुछ भी ऐसा जिसे आप संग्रहित कर रहे हो। आप कंपनी के साथ चढ़ेंगे और उतरेंगे भी। एनएफटी को इसमें से हटा देते हैं क्योंकि जिस कंपनी ने उसे मिंट किया है उसकी कीमत के नीचे गिरने पर एनएफटी की कीमत भी नीचे गिर सकती है। और चौथा है सिग्निफिकेंट मैनेजरियल एफर्ट्स। तो जो इससे बाहर रहेंगी वो है कमोडिटीज, बीन्स, वीट, बिटकॉइन, इथेरियम। यहाँ कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जो बिटकॉइन के दाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर बीन्स के। तो अब हम पूछ सकते हैं कि क्या कॉइनबेस का लैंड प्रोडक्ट इन मानकों को छूता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जी, हम अपना पैसा मुनाफे के लिए लगा रहे हैं और 4% की उम्मीद भी कर रहे हैं। एक कॉमन एंटरप्राइज, बिल्कुल, आप पैसा कमाते हैं जब कॉइनबेस पैसा कमाता है। कॉइनबेस वो पैसा लेगा जो आप उन्हें देते हैं और उस पैसे पर वो किसी और को लेंड करेंगे हायर इंटरेस्ट पर। मान लेते हैं 8% पर, उनको उनके 8% मिलते हैं और आपको आपके 4%। आप कॉइनबेस के साथ चढ़ते और उतरते हैं। सिग्निफिकेंट मैनेजरियल एफर्ट्स, ये एक ग्रे एरिया है और सिग्निफिकेंट मैनेजरियल एफर्ट है। कॉइनबेस ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें वो पैसे लेंड कर सकें और आपको इसकी जरूरत भी है ताकि आप रिटर्न बना सके। तो आप अपना सर खुजा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कॉइनबेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन चारों मानकों से गुजर रही है। मैं कहता हूँ जी हाँ, यहाँ एक ग्रे एरिया है, पर क्या मेरा सेविंग अकाउंट्स भी इन 4 मानकों को मान रहा है? अगर हम पीछे मुड़ के देखें अपने रेगुलर बैंक सेविंग अकाउंट्स को, वो एक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है जी, क्योंकि आप अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। क्या आपको मुनाफे की उम्मीद है? जी हाँ, आप चाहते हैं उस पर कुछ रिटर्न, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। कॉमन एंटरप्राइज, जी, आप पैसा बनाते हैं क्योंकि बैंक पैसा बनाता है। बैंक पैसा लेंड करता है और फिर आपको पैसा देता है। सिग्निफिकेंट मैनेजरियल एफर्ट्स, फिर से जी हाँ, बैंक पैसा लेंड कर रहा है और अपना काम कर रहा है। वो भरोसेमंद बोरोवर्स को पैसा लेंड कर रहा है और आप उनसे अच्छा काम की उम्मीद करते हैं। वो बदले में आपके पैसे की सुरक्षा भी करते हैं और आपको आपके छोटे से रिटर्न भी देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? और एक बैंक एग्जैक्टली ये करता है। और बैंक जब मनी लेंड करता है वो एक सिक्योरिटी नहीं होता। अगर आप हॉबी टेस्ट के हिसाब से देखें तो ये सिक्योरिटी है, पर एक छोटा पीस 90 साल पुराने उस डॉक्यूमेंट 1933 सिक्योरिटी एक्ट का, खासकर सेक्शन 3A2, ये सेक्शन एग्जेम्प्ट करता है कि कोई भी सिक्योरिटी इशूड और गारंटीड किसी बैंक के द्वारा सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। और वो ऐसा क्यों अलाउ करते हैं? इसके बारे में उनका कहना है कि बैंक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं। तो SEC के अनुसार बैंक्स एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बिजनेस और ऑपरेशंस के बारे में, और वो भी फेडरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स के एब्सेंस में। आपको तो पता ही है कि बैंक्स वो हमेशा नियमों को मानते हैं, बैंक्स कभी कुछ गलत करते ही नहीं। तो अब ये कॉइनबेस को कहाँ छोड़ता है? तो अब मेरे कानूनी ओपिनियन से देखें तो ऐसा लगता है कि उनके पास अभी भी मौका है अपने लैंड प्लेटफॉर्म के लिए, पर ये निश्चितता से बहुत दूर है। एक कारण कि उनके पास ये शॉर्ट है। एक छोटे से टेक्स्ट की वजह से जो मैंने सिक्योरिटीज एक्ट में पढ़ा तो पता चलता है कि इसमें कई और एक्सक्लूजन है, और उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी कोई भी नोट हो सकता है, और इस केस में कोई भी एक कानूनी लोन अग्रीमेंट एक लेंडर और बायर के बीच में। तो एक नोट हमेशा एक सिक्योरिटी है, अनलेस एक लोन जो कि 9 महीने तक का लोन है या फिर कोई और रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट में। अब ये बस एक घुमाई हुई अजीब सी लाइन है बेसिकली, जिसका मतलब है इसमें और एक्सेप्शन है। इनमें से कुछ एक्सेप्शन है होम मॉर्गेजेस, एक सिक्योर्ड बिजनेस लोन, पर जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं 2 एक्सेप्शन। एक नोट जो कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग में डिलीवर किया हो, और एक नोट जो कि सबूत है कैरेक्टर लोन का एक बैंक कस्टमर को, जो कि बेसिकली एक लोन बेस्ड है किसी के क्रेडिट पर। और मुझे लगता है ये ऐसे 2 एक्सेप्शन हैं जहां पे कॉइनबेस के लॉयर आ सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं
कि उनका लेंड प्रोग्राम बिल्कुल कानूनी है। कॉइनबेस का दूसरा ऑप्शन है एज अ बैंक रजिस्टर होना, जिसमें खुद ही कई अड़चने हैं। क्रिप्टो में डीलिंग करने में और रेगुलेटरी अप्रूवल पाने में सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट जो कॉइनबेस को चाहिए एज अ बैंक रजिस्टर होने के लिए। पहला, इसको एक राष्ट्र बैंक या एक सुपरवाइज इंस्टीट्यूशन बनने की जरूरत है, और दूसरा, उनको अपने आप को बैंकिंग तक सीमित रखना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं कर सकते तो उनके पास एक और ऑप्शन है, वो है एक बैंक से साझेदारी कर लेना जो कि उनके लिए लेंड करेगी। अब ये कॉइनबेस के लिए सही नहीं रहेगा, वो कम प्रॉफिट ले जाएंगे, पर यह है कि उनका प्रोग्राम जिंदा रहेगा। अब सवाल रहता है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, और मैं कॉन्स्पिरेटोरियल नहीं हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक्स ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि बैंक एक ऐसे स्वीट स्पॉट में है जहां उन्हें सिक्योरिटी नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। वो आपके पैसे को 1% से भी कम में बोरो करते हैं, और सरकार उनको सपोर्ट करती है अगर वो नाकाम रहते हैं। और इसके ऊपर अगर कॉइनबेस आ जाता है और इनसे डिपॉजिट लेने लग जाता है इतने बढ़िया 4% और 5% वाले इंटरेस्ट के साथ, बैंक्स काफी कुछ खो सकते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग की वजह से बैंक्स को सिर्फ 10% डिपॉजिट अपनी वॉलेट्स में रखना है। इसका मतलब अगर बैंक के पास $1 बिलियन है डिपॉजिट में, जो कि हमारा पैसा है, उनको सिर्फ $100 मिलियन रखना है डेक पर, और बाकी पैसा वो उधार पर चढ़ा सकते हैं। पर ये और भी ज्यादा क्रेजी हो गया है कोविड की वजह से। रिजर्व लिमिट हटा दी गई है और बैंक्स 100% एसेट्स चढ़ा सकते हैं उधार पर। बैंक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स लैंड कर रहे हैं लगभग फ्री में, और डीफाई लैंडिंग इसके लिए और इनके बाकी ऑपरेशन के लिए एक सीधा खतरा है। तो देखा जाए तो कॉइनबेस के पास ऑप्शन है, हालांकि उनमें से कोई भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। SEC प्रोबेबली ओवरस्टेप कर रही है, और यहाँ अच्छे डिफाइंड नियम नहीं हैं, और बैंक्स के पास काफी कुछ है गंवाने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है फाइनेंसिंग के फ्यूचर का, और इस पे आप नजर रखना चाहेंगे। मैं आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और मुझे आशा है कि आपका दिन लाभदायक हो।